डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में, एक महान चिंतक के रूप में, एक महान समाज सुधारक के रूप में और समाज में एकरूपता लाने के प्रयास करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर चैत्यभूमि पर लोगों का जमावड़ा होता है। लोग इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने दौर में हर तरह की असमानता को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज जिस भूमि पे हम रह रहे हैं उस भारत की धरती को समान कानून बनाना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, इन सब प्रयासों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया जाता है। उनसे जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी है उससे जुड़ी हुई, और उनके कुछ जो अचीवमेंट्स रहे हैं उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। जाति पाति, छूत अछूत, ऊंच नीच और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के दौर में एक ऐसी असाधारण शख्सियत का अवतरण इस धरती पर हुआ जिसने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना और सोच का सूत्रपात किया। वह महान शख्सियत थी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। 19वीं सदी में देश में छूत अछूत, जाति पात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच आदि कुरीतियों का स्थापित साम्राज्य चरम सीमा पर जा पहुंचा था। देश में मनुवादी व्यवस्था के बीच समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजित था। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत की संज्ञा दी गई और उन्हें नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया गया। उन्हें छूना भी भारी पाप समझा गया। अछूतों को तालाबों, कुआं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि सभी जगहों पर जाने से एकदम वंचित कर दिया गया। इन अमानवीय कृत्यों की उल्लंघना करने वालों को कोड़ों, लातों और घूंसों से पीटा जाता, तरह तरह की भयंकर यातनाएं दी जाती। निम्न जाति के लोगों से बेगार करवाई जाती, मैला ढुलवाया जाता, गंदगी उठवाई जाती, मलमूत्र साफ करवाया जाता, झूठे बर्तन साफ करवाए जाते और उन्हें दूर से ही नाक पर कपड़ा रखकर अपनी जूठन खाने के लिए दी जाती और बांस की लंबी नलिकाओं से पानी पिलाया जाता। खांसने और थूकने के लिए उनके मुंह पर मिट्टी की छोटी कुल्हाड़ियां बांधने के लिए विवश किया जाता। जिस स्थान पर कथित अछूत बैठते उसे बाद में उस स्थान को पानी से कई बार धुलवाया जाता। अत्यंत कुटिल और मानवता को शर्मसार करने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू छावनी में एक महार जाति के परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तहसील के अंतर्गत आम्रोवेड़े था। उनके पिता का नाम रामजी राव और दादा का नाम मालोजी सकपाल था। वे अपने पिता की 14 संतानों, 11 लड़कियों और 3 लड़कों में 14वीं संतान थे। उस समय पूर्व के 13 बच्चों में से केवल 4 बच्चे बलराम, आनंदराव, मंजुला और तुलसाही जीवित थे। शेष बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। समाज जाति पाति, ऊंच नीच और छूत अछूत जैसी भयंकर कुरीतियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, जिसके चलते महार जाति को अछूत समझा जाता था और उनसे घृणा की जाती थी। ऐसे विकट और बुरे दौर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। उनके पिताजी फौज में नौकरी करते थे और कबीर पंथ के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनकी माता श्रीमती भीमाबाई भी धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। 20 नवंबर 1896 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही माता का साया उनके सर से उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ मीरा ने उन्हें चारों बहनों भाइयों की देखभाल की। भीमराव ने प्रारंभिक शिक्षा सातारा की प्राथमिक पाठशाला में हासिल की। 7 नवंबर 1900 को उनका दाखिला सातारा के गवर्नमेंट वर्नाकुलर हाई स्कूल में करवाया गया।
वे बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और हर परीक्षा में अव्वल स्थान पर रहते थे। इसके बावजूद सामाजिक कुरीतियों के चलते उन्हें अछूत के नाम पर प्रतिदिन अनेक असहनीय अपमानों और यातनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन बालक भीमराव एकदम विपरीत सामाजिक परिस्थितियों के बीच अनवरत रूप से अपने शिक्षा अर्जन के कार्य में लगे रहे और बहुत अच्छे अंकों के साथ उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते और सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्त ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। वर्ष 1908 में वे मात्र 17 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। विवाह बंधन में बंधने के बावजूद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से एफए यानी इंटरमीडिएट और बड़ौदा के महाराजा द्वारा प्रदत्त 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति के बलबूते वर्ष 1912 में बीए की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 12 दिसंबर 1912 को उन्हें यशवंत नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2 फरवरी 1913 को पिता के देहांत के बाद भीमराव अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए नौकरी करने को विवश होना पड़ा। लेकिन थोड़े समय बाद ही उन्हें बड़ौदा के महाराजा की कृपा पुनः प्राप्त हुई और उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाने का सौभाग्य मिला। वे एसएस अकोना जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए और 23 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने वर्ष 1915 में एमए की डिग्री और 10 जून 1916 को अर्थशास्त्र में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। हालांकि नियमानुसार उनका शोध धनाभाव के चलते 8 वर्ष बाद प्रकाशित होने के कारण पीएचडी डिग्री वर्ष 1924 में ही हासिल हो सकी। वे इसी वर्ष वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। उन्होंने वर्ष 1916 में प्रख्यात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला ले लिया। अचानक छात्रवृत्ति रोक दिए जाने से उन्हें पढ़ाई के बीच में ही 21 अगस्त 1917 को स्वदेश लौटने को विवश होना पड़ा। भारत लौटकर उन्होंने पूर्व में हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार महाराजा बड़ौदा की सेना में सैन्य सचिव के पद पर नौकरी की। इस अत्यंत सम्मानजनक पद पर रहने के बावजूद उन्हें अछूत के रूप में निरंतर अपमान और तिरस्कार के दंश को झेलना पड़ा। अंततः उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। इसके बाद वे एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। बाद में उन्हें परिचित मित्रों के सहयोग से नवंबर 1918 में मुंबई के सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। इसी दौरान वर्ष 1920 में ही सौभाग्यवश उन्हें महाराजा कोल्हापुर द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति हासिल हो गई और उन्होंने 5 जुलाई 1920 को प्रोफेसर के पद को छोड़ दिया। वे पुनः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल साइंस में अपनी अधूरी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए लंदन जा पहुंचे और सितंबर 1920 से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जनवरी 1923 में उन्हें डीएससी अर्थात डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। लंदन के गेजिन से उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 3 अप्रैल 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी और बार एट लॉ जैसी बड़ी उपाधियों के साथ स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटकर उन्होंने मुंबई में वकालत के साथ साथ अछूतों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। अपने आंदोलन को अचूक, कारगर और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने मूक नायक पत्रिका भी प्रकाशित करनी शुरू की। उनके प्रयासों ने रंग लाना शुरू किया और वर्ष 1927 में उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला और ऊंची जाति के लिए आरक्षित चौबेदार तालाब के पानी के पीने की व्यवस्था के लिए सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की। इसी वर्ष उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पाक्षिक मराठी पत्रिका का प्रकाशन करके अछूतों में स्वाभिमान और जागरूकता का अद्भुत संचार किया। देखते ही देखते वे दलितों और अछूतों के बड़े पैरवीकार के रूप में देखे जाने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर को वर्ष 1927 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इसी तरह उन्हें पुनः 1932 में भी परिषद का मनोनीत सदस्य चुना गया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज की वास्तविक स्थिति को न केवल उजागर किया बल्कि शोषित समाज की आवाज को बखूबी बुलंद किया। वर्ष 1929 में उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की। अगले वर्ष 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश की पाबंदी को हटाने के लिए जबरदस्त सत्याग्रह किया। इसके साथ ही दिसंबर 1930 में जनता नाम से तीसरा पत्र निकालना शुरू किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करके देश भर में हलचल मचा दी। गांधी जी के अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को भारी मन से कई तरह के दबावों के चलते दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग वापस लेनी पड़ी। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करके अपने घोषणा पत्र में अछूतों के उत्थान का स्पष्ट एजेंडा घोषित कर दिया। अब शोषित समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपने मसीहा के रूप में देखने लग गया था। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1937 के आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को भारी बहुमत से अभूतपूर्व विजय हासिल हुई और कुल 17 सुरक्षित सीटों में से 15 सीटें नवनिर्मित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के खाते में दर्ज हुई। वे 12 वर्ष तक मुंबई में विधायक रहे। इसी दौरान वह मुंबई काउंसिल से साइमन कमीशन के सदस्य चुने गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस संविधान के पूरा होने पर डॉक्टर अंबेडकर के आत्मिक उद्गार कुछ यूं थे कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला अधम था। देश और समाज में दलितों, शोषितों और अछूतों को अन्य जातियों के समकक्ष लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत लंबा गहन अध्ययन और मंथन किया। इसके उपरांत उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो दलितों को न केवल सबके बराबर ला सकता है बल्कि अछूत के अभिशाप से भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। युग दृष्टा और दलितों और पिछड़ों के इस मसीहा ने देश में नासूर बन चुकी छूत अछूत, जाति पाति, ऊंच नीच आदि कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अंतिम सांस तक अनूठा और अनुकरणीय संघर्ष किया। उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपने अनंत संघर्ष की बागडोर नए युग के कर्णधारों के हाथों सौंप दी और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस महान आत्मा की याद में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर DRV न्यूज़ परिवार, मनराज प्रतिष्ठान एवं मनराज समूह उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता है, उन्हें भावभीना अभिवादन करता है। दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उर्फ बाबा साहब अंबेडकर की याद में इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कई बातें हमने बताई हैं और उनसे जुड़े कई बातें अधूरी रह गई हैं जो अन्य किसी कार्यक्रम में हम ज़रूर आपको बताएंगे। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए ज़रूर आप हमें बताएं। इसमें कोई कमी रह गई हो तो भी ज़रूर आप हमें सूचित करें। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।